नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्ज्वल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज आप सब लोगों के लिए एक स्पेशल सी सीरीज लेके आया हूँ। इस सीरीज का नाम रखा मैंने इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज 1.0। जैसा कि इसका नाम है वैसे ही ये आपके प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड। अगर आपने एक बार भी ग्रामर पढ़ रखा है, मेंस के लिए पढ़ रखा है, पेपर एक दो बार दे रखा है, मॉक टेस्ट बहुत सारा लगा रखा है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स की तरह इंग्लिश में स्कोर नहीं बना पा रहे हो, आपके 5-7% जो है क्वेश्चन गलती हो जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ से ये गलती हो रही है। पढ़ा तो है, यही वाला जो रूल है ये पढ़ा था, अभी लगा रहा हूँ यार, वहाँ तो लगा था, यहाँ तो नहीं लग रहा है, क्या फ़र्क आ गया है। तो अगर इस तरीके के एरर से जूझ रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। जो बच्चे बिल्कुल शुरुआती दौर पे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर ग्रामर की बेसिक जानकारी है तो भी ये पूरी की पूरी सीरीज़ उन्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस सीरीज़ को बहुत बाकायदा, बहुत तमीज़ से, बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। आज जो मैं लेक्चर कवर करने वाला हूँ, जो पहला लेक्चर है, इसमें मैं कवर करूँगा टेंस कंसिस्टेंसी। टेंस कंसिस्टेंसी सिर्फ टर्म एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने बार बार देखे होंगे, लेकिन ये टर्म नहीं सुना होगा। तो आज टेंस कंसिस्टेंसी के 8 पैटर्न होते हैं, जिन 8 पैटर्न को अगर एक बार आपने अच्छी तरीके से समझ लिया तो आप सारे के सारे क्वेश्चन हर बार अच्छे से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इस चीज़ को आप अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरीके से पढ़ते हो, फिर उनकी समरी आपके पास सामने सिंगल टेबल पे नहीं होती, इस वजह से आपको हर बार कन्फ्यूज़न होता है। तो आज के लेक्चर में अपन इसी को कवर करेंगे और लेक्चर आज स्टार्ट करूं, आपको मैं टेंस कंसिस्टेंसी के 8 पैटर्न बताऊं उसके पहले आज पहली क्लास है तो थोड़ा सा और बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि क्लास की टाइमिंग, क्लास जो है ये 7 बजे आनी है, हर रोज़ 7 PM पर पब्लिश होगी। मैं प्रेफर करता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो, तो मैं रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में दूंगा। कभी मेरा मन करेगा तो मैं लाइव क्लास भी ले लूँगा। अगला सवाल आता है कि सर आप एक बात बता दो, इसका जो PDF है, PDF कहाँ मिलेगा। अगर PDF की बात करें तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अगर नहीं है तो माई पाठशाला आप सर्च कर लो। टेलीग्राम पे जाके माई पाठशाला सर्च कर लो, माई पाठशाला पे आपको मिल जाएगा। जो मेंस वाले मेरे बच्चे हैं उनको मेंस के बैच में ही डाल दूंगा, जो ग्रुप है उसी में, क्योंकि स्पेशली जो मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है ये CGL मेंस वाले बच्चे, CHSL जो अभी प्री दे रहे हैं, जब ये मेंस देने आएंगे उनके लिए, CPO प्री का एग्ज़ाम बस स्टार्ट होने वाला है उनके लिए, और आने वाले समय में जो आप एग्ज़ाम SSC का देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। इस सीरीज़ को अच्छी तरीके से कवर करने के लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। इस एक जो अगर लेक्चर की बात करो 40 से 45 मिनट की होगी, लेकिन 40-45 मिनट के लेक्चर के पीछे 6-8 घंटे मेहनत करनी पड़ रही है ताकि मैं वो एरर फाइंड आउट कर सकूँ। 2 बार पेपर दिया, 15 में फेल हुआ हूँ, 16 में सफल हुआ हूँ, फिर उसके बाद से पढ़ाता हुआ चला आ रहा हूँ। तो इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद अपने को ये समझ में आ गया कि कहाँ बच्चा फंसता है। मतलब खूब पढ़ लेने के बाद एक ही शिकायत रहती है, सर मैथ में 100% बना पा रहे हैं लेकिन अंग्रेजी में 100% बना नहीं पा रहे। सर वो तरीका बताओ, 100% बनेगा कैसे। तो ऐसे में वो सारे सेक्शंस फिल्टर आउट करने पड़े मुझे कि कहाँ कहाँ इतने सालों में जो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसा हिंदी भाषी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हो, या अलग अलग जगह कहाँ कहाँ कंफ्यूजन हो सकती है। हमने वो सारी चीज़ें पढ़ रखी है, हमारे सामने आता है, तो चैप्टर वाइज वो हमें समझ में आ जाता है। जब वो मॉक टेस्ट में आता है गलती करके चले आते हैं, एक बार उसे सही करते हैं, दूसरी बार उसमें गलती हो जाती है। तो इस तरीके के जितने भी बच्चे हैं उनको इस सीरीज़ से खूब फायदा होगा, लेकिन सीरीज़ को आखिरी तक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। आज की इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, आज की इस क्लास में टेंस कंसिस्टेंसी के जो है 8 एरर का पैटर्न मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। साथ में उस 8 एरर के पैटर्न में कुछ एग्जांपल्स होंगे समझाने के लिए, और मैंने प्रीवियस ईयर के तकरीबन 20 क्वेश्चन, 18-20 क्वेश्चन लिए हुए हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। होमवर्क के लिए 10 क्वेश्चन है मेरे पास, जो 10 क्वेश्चन जो है जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सीरीज यूट्यूब पे फ्री है, लेकिन गुरु दक्षिणा के फॉर्म में बस अगर क्लास आपको समझ में आए तो एक लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। और दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो होमवर्क पूछेंगे कि सर होमवर्क का कैसे करोगे। तो देखो, अगर क्लासरूम में सामने बैठे होते तो यहीं करा लेते। अब ये होमवर्क का पैटर्न मैं बताता हूँ। होमवर्क का पैटर्न ऐसा है कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना पड़ेगा सभी के जवाब। अब में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक BSc वाले बच्चे होंगे, कहेंगे यार मैं नहीं कमेंट करूंगा यार, वो 6वीं 7वीं 8वीं में मास्टर साहब, वो मेरे को समझ में आ गया, मम्मी तो इज्जत है, मैं नहीं करूंगा, आप कमेंट करोगे तो मतलब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा महसूस करेंगे। देखो, मैं आप सब लोगों से बता दूं कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, आप में से किसी की कोई इज्जत नहीं है। जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे उस टाइम पे इज्जत बढ़िया वाली होती है। मतलब आज मुझे आप फ़ोन करो, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन अगर जिस दिन सेलेक्ट होकर मैसेज करोगे ना, फ़ोन भी उठाऊंगा, 4 बार अपनी तरफ से फ़ोन करूंगा, आप फ़ोन नहीं उठाओगे तब भी 4 बार फ़ोन कर लूंगा मैं, मिठाई तो खिला जाए कम से कम बच्चा। तो आप इस बात को समझो कि कमेंट्स लिखने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। और इसका जो जवाब है कि सही किया आपने, गलत किया है, अगले दिन की क्लास में, क्लास 1 का जो होमवर्क है,
क्लास 2 में उसका जवाब मिल जाएगा। इसके जो आंसर्स होंगे वो क्लास 2 में मिल जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाऊंगा नहीं, बस लेके आऊंगा, स्क्रीनशॉट आप उसे ले लीजिएगा, उसे मैच करा दीजिएगा, जवाब है नहीं। लेकिन इतना नीट एंड क्लीन पढ़ाऊंगा कि सारा होमवर्क आप आसानी से कर लोगे। अब बात आती है कि आज की क्लास की शुरुआत करने को लेके कि टेंस कंसिस्टेंसी सर है क्या, ये टर्म हमें से 90% लोग नहीं जानते, ऐसा आप सब छोटे भाइयों का मानना होगा, बहनों का मानना होगा। टेंस कंसिस्टेंसी कुछ नया टर्म नहीं है, मतलब टेंस से रिलेटेड जो है अलग अलग चैप्टर में, जैसे कंडीशनल सेंटेंस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और टेंस में आते हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो अलग अलग जगहों पे आ जाते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आ जाते हैं। तो ऐसे सब मिला के वो 8 एक पैटर्न बनाया गया है। टेंस कंसिस्टेंट होने का मतलब है कि जो टाइमलाइन होती है किसी एक्शन का, जो टाइमलाइन होता है, सेम टाइमलाइन में सेम टेंस इस्तेमाल किया जाता है। फिर से मैं बात बता रहा हूँ, टेंस कंसिस्टेंट तब होता है एक्शन के सेम टाइमलाइन में सेम टेंस इस्तेमाल होता है। जिस तरीके का एक्शन का टाइमलाइन होता है उसी तरीके का जो है टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, और ये अक्सर करके नहीं होता है। इस पे बेस्ड 8 टाइप के एरर पूछे जाते हैं, तो एक एक करके मैं 8 टाइप क्लियर करता हूं। टैगलाइन सिर्फ यही है समझने के लिए कि अगर एक्शन का टाइमलाइन सेम है तो टेंस आपका सेम होना चाहिए। मैं आगे चलूँ उसके पहले थोड़ा और चर्चा करना चाहूँगा। ये लास्ट मेरी बैच है, संकल्प बैच है, और इसको थोड़ा सा प्यार मिला, जिसके बाद मेरे को और मन बना कि चलो और थोड़ा और छोटे छोटे स्टेप में इंप्रूव करता हूँ अपने आप को। 14,000 के आसपास प्लेलिस्ट बच्चों ने देखा है, और 14,000 व्यूज़ आप में से बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर ये तो यूँ ही है, एक वीडियो कहा जाता है। तो मेरे को समझ में आया कि जब भी कोई क्वालिटी चीज़ डिलीवर की जाती है तो यूट्यूब पे वो चलती काम है, लेकिन अगर यहीं कंट्रोवर्शियल वीडियो की बात कर दे या किसी और वीडियो की बात करें, तो मेरी खुद की वीडियो 1.5-2 लाख चल रही है। जबकि पुराने समय में जब मैंने 2017 में पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे जो लेक्चर है वो 1-1 मिलियन तक चलते थे। उसके बाद 2-3 साल नहीं पढ़ा है, वो भी एक वजह है, मेरे से स्टूडेंट का कनेक्शन टूट गया। पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप में मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। पर इस सीरीज़ के लिए, इसको तारीफ करने के लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ में चलने से पहले बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर कहाँ से कवर करें जो है हम ग्रामर। तो देखो, अगर आपके पास कोई किताब है तो कोई किताब बाई मत कीजिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, उसी से आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है, अगर आप कोई किताब खरीदना चाहते हो तो ये किताब है जो अब तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे बेस्ट रेटेड है। अभी भी आप जाओगे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो आपको पता चलेगा। और इसके जब कमेंट्स पढ़ोगे ना, जिन बच्चों ने इसे पढ़ा है वो भर भर के तारीफ की है। 4.6 किसी किताब की रेटिंग नहीं होगी इस स्तर की अमेजन और फ्लिपकार्ट पे। जब मैं अपनी तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मैं नीतू मैम की वॉल्यूम जो 1 आती है उससे पढ़ता था, और ये बात भी सच है कि लगभग 90% बच्चा उसी किताब से पढ़ता है। तो उस किताब से पढ़ते वक्त मेरे को एक बात समझ में आई कि कुछ कुछ उसमें कमियां रह गई थी। उन कमियों को सुधारने के लिए एक बुक लिखी जानी चाहिए। तो मैंने 2022 में जो है 21-22 के टाइम पर ये किताब लिखी, और इस किताब को 23-24-25 में प्रमोट नहीं किया है। उसी वक्त बहुत सारे बच्चों ने बाई किया, वो चाहते थे कि मैं कंटिन्यूस इसको प्रमोट करूँ, तो मैंने इसको प्रमोट नहीं किया। मुझे लगा किताब अच्छी है तो ये ऑटोमेटिकली लोगों के पास पहुंच जाएगी। बहुत सारे बच्चों के पास पहुंची, 10-15 हज़ार बच्चों ने इसे बाई किया है, फिर तारीफ की। फिर उन्होंने बोला कि सर आप इसको जाके बताइए, लोगों को पता ही नहीं है कि इसका कंटेंट जो है अच्छा है। तो अगर आपके पास कोई किताब नहीं है, स्पेशली अगर नीतू मैम की वॉल्यूम 1 अगर नहीं है, तभी से बाई कीजिएगा। इसमें उस किताब में बस इतना ही फ़र्क है कि मैम की जो किताब है उसको मैंने 50-60% अपग्रेड किया है अपनी स्टाइल में। जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ एरर हो सकती है तो उस स्टाइल में मैंने किया है। और साथ में मैंने जो क्वेश्चन है 2000, मतलब एक सीक्वेंस में क्वेश्चन बहुत लंबा जो है ऐड किया है, चैप्टर बाय चैप्टर, जिससे हर चैप्टर को क्लियर करने में आपको मदद मिलेगी। चलो अब आगे की बात करते हैं, फोकस करते हैं क्लास पे। ये पहली क्लास हमारी टाइप 1 की बात करेंगे। टाइप 1 की अगर हम बात करें ना, तो सेम टाइम जो है, सेम टाइम फ्रेम एरर आता है, एक पैटर्न आता है, सेम टाइम फ्रेम एरर आता है। मतलब अगर कोई एक्शन है और 2 एक्शन हो रहा है, सेम टाइमलाइन में हो रहा है, सेम टाइमलाइन में हो रहा है, और दोनों के लिए अलग अलग टेंस अगर इस्तेमाल किया गया है तो वो क्वेश्चन एरर होता है। इसी को बोला जाता है टेंस कंसिस्टेंट नहीं है। एक्शन के टाइमलाइन के हिसाब से टेंस का इस्तेमाल होना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, एक्शन के टाइमलाइन के हिसाब से टेंस इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाता हूँ, 5 एग्जाम्पल लिया है, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, ही ओपन्स द डोर एंड वॉक्ड इनसाइड। अगर मैं आपको पहले वाले, इसमें 2 सेंटेंस है, एक तो उसका दरवाजा ओपन करना, फिर उसका अंदर आना, ये 2 उसके एक्शन हो गए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पे ओपन्स पे ध्यान दूं, ये आपका एक्शन 1 है, मतलब आप यूं कह दो मेन वर्ब जो है वर्ब 1 है, और जो दूसरा एक्शन है यहाँ पे वॉक्ड है, ये है वर्ब 2। अब इन दोनों का आपको टाइमलाइन समझना है, इनका टाइमलाइन क्या है। अगर आप हिंदी में साधारण शब्दों में समझना चाहो तो ये कह रहा है ही ओपन्स, उसने दरवाजा ओपन किया और अंदर आया। तो दरवाजा जिस वक्त जिस टाइम लाइन में वो ओपन कर रहा होगा उसी टाइम लाइन में वो अंदर भी आ रहा है।
यहां पे इस्तेमाल किया गया है वर्ब की एस या ईएस फॉर्म, ठीक है। और यहां पे जो इस्तेमाल किया गया है जरा ध्यान से देखो, ये V2 फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। अगर आपको टेंस की जानकारी है, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है या बचपन में पढ़ रखा है, टेंस की जानकारी है, तो आपको ये पता होगा कि ये इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और ये जो इस्तेमाल होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये जो इस्तेमाल होता है ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप देखो जो ये ओपन है, ये पहला एक्शन हो गया, ये दूसरा एक्शन हो गया, दोनों एक्शन सेम टाइमलाइन में हो रहे हैं, सेम टाइमलाइन में हो रहे हैं, सेम फ्रेम में हो रहा है, पर इनकी टेंस कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब सेम टेंस नहीं है। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी एक्शन प्रेजेंट में ही हो रहा है क्योंकि टाइमलाइन सेम है। तो इसका टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका भी टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉक्ड की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वॉक्स इनसाइड, वॉक्स इनसाइड होना चाहिए। सही क्या होगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाएगा। अगला जरा देखना, अगला एग्जाम्पल देखना। द टीचर एक्सप्लेन्स एंड स्टूडेंट लिसन। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप सुन रहे हो, टाइमलाइन तो सेम है ना, जिस टाइम पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसी टाइम पे आप सुन रहे हो। तो जब दोनों एक्शन का टाइमलाइन सेम है तो इनके टेंस अलग अलग क्यों हैं? तो यहां अगर एक्सप्लेन का इस्तेमाल हो रहा है इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और अगर यहाँ पे बात करो ये V2 है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे लिसन इस्तेमाल करोगे। रीजन क्यों? क्योंकि ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, लिसन्स नहीं होगा लिसन होगा, और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। अब एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, कहते हैं ना कि जो टाइम फ्रेम की बात होती है, टाइम फ्रेम को आपको तीन तरीके से देखना है, ठीक है ना। टेंस टू टेंस नहीं देखना है आपको, टाइम फ्रेम को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हिसाब से देखना है। किस हिसाब से देखना है? प्रेजेंट पास्ट जो देखना है वो प्रेजेंट के हिसाब से देखना है, पास्ट के हिसाब से देखना है, और फ्यूचर के हिसाब से देखना है। ये चीज आपको याद रखना है। प्रेजेंट में जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इसके साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया है, इसके साथ अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करने की जरूरत है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है तो प्रेजेंट परफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करने की जरूरत है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब दो एक्शन अगर प्रेजेंट में हो रहा है तो दोनों एक्शन को प्रेजेंट में रखने की बात हो रही है, दो एक्शन यहाँ पे भी प्रेजेंट में हो रहा है तो दोनों एक्शन को प्रेजेंट में रखने की बात हो रही है, और प्रेजेंट में ही रखनी चाहिए। उसके बाद जरा ध्यान से देखो, ही वॉज रनिंग एंड फॉल्स ऑन द रोड। ही वॉज रनिंग एंड फॉल्स ऑन द रोड, भाई वो जब दौड़ रहा था तभी तो गिरा होगा, जब वो दौड़ रहा था तभी तो गिरा होगा। तो अगर ही वॉज रनिंग लिखा हुआ है तो वो पास्ट में रन कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट में गिर गया। फॉल्स का क्या मतलब हो गया, वर्ब का एस यस फॉर्म, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो दोनों का जो टाइम फ्रेम है वो सेम नहीं है क्योंकि एक्शन सेम टाइम लाइन में हो रहा है। अगर एक्शन सेम टाइम लाइन में होगा तो दोनों का टेंस का जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तो टाइम फ्रेम का एरर है, टाइम फ्रेम का एरर कैसे करेक्ट करोगे? या तो ये लिख दो, ही इज रनिंग एंड फॉल्स ऑन द रोड, ही इज रनिंग एंड फॉल्स ऑन द रोड, या इसको ऐसे लिख सकते हो, ही वॉज रनिंग एंड फेल ऑन द रोड, एंड फेल ऑन द रोड। इससे क्या होगा, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, और ये भी क्या हो गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो दोनों एक्शन किस में हो गए, दोनों एक्शन जो है आपके पास्ट में हो गए। तो ध्यान रखना है कि अगर किसी भी दो एक्शन का जो टाइम लाइन है वो प्रेजेंट का है तो दोनों एक्शन प्रेजेंट में रखने हैं, दोनों का अगर पास्ट है तो पास्ट में रखना है। और ये वाला एरर अक्सर करके आपके एग्जाम में आता है, जैसे लिखा है सी गोज टू स्कूल एंड वॉज स्टडिंग। अगर वो स्कूल जाता है तो पढ़ता है, तो वॉज स्टडिंग की जगह इज स्टडिंग होना चाहिए, दोनों प्रेजेंट में रखना होगा। अगर इसको पास में रखना चाहते हो तो ठीक है, ये भी पास में हो जाएगा, ये पास में हो जाएगा। सी गोज टू स्कूल की जगह से वेंट टू स्कूल एंड वॉज स्टडिंग, मतलब वो जाता था और पढ़ता था, आप इसको ऐसे कर सकते हो। इसी तरीके से ही ओपन द लैपटॉप एंड चेक्स मेल, उसने लैपटॉप को ओपन किया था, ओपन का क्या मतलब हो गया, V2 हो गया। अगर इसने पास्ट में ओपन किया था तो चेक भी तो पास में किया होगा, चेक्स मेल नहीं होगा, चेक्ड मेल होगा, क्या होगा, चेक्ड मेल होगा। इसको ऐसे भी रख सकते हो, अगर इसको प्रेजेंट में रखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ही ओपन्स द लैपटॉप एंड चेक्स मेल्स, उसने लैपटॉप को ओपन किया और मेल को चेक किया। तो आपको ये समझना है कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट रखना है। अगर एक्शन का टाइमलाइन अगर सेम है तो सेम टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। टाइमलाइन ध्यान रखना है कि प्रेजेंट का हुआ तो प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास का है तो पास के साथ पास। पहला एरर तो इस तरीके का आता है, और ये
एरर आपको सही से समझना है। ये पहला टाइप का एरर है, क्या है? सेम टाइम फ्रेम एरर। ये बोथ एक्शंस आर इन सेम टाइम लाइन, सेम टेंस मस्ट बी यूज। टेंस मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से आपको समझना है। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जो अगर सेम टेंस की बात हो रही है, सेम टेंस के फ्रेम की बात हो रही है, सेम फ्रेम में आपको रखना है। अगर प्रेजेंट प्रेजेंट है तो प्रेजेंट प्रेजेंट में रखना है, पास पास है तो पास पास में रखना है। समझ में आया? अगर टाइम लाइन अगर उनका सेम है तो ये पहला टाइप का एरर आपके एग्जाम में आता है। दूसरे टाइप के एरर की अगर बात करूं तो दूसरा टाइप का ये है अर्लियर लेटर पास्ट एरर। अर्लियर लेटर पास्ट एरर का मतलब हो गया कि अब हम प्रेजेंट और पास्ट में नहीं चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं पास्ट में। हमने मूव कर लिया पास्ट में, दो एक्शन हो रहा है पास्ट में, दो एक्शन हो रहा है पास्ट में। दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहा है तो एक एक्शन अगर पहले हुआ, एक एक्शन अगर पहले हुआ और एक एक्शन उसके बाद में हुआ, एक एक्शन उसके बाद में हुआ, तो जो अर्लियर एक्शन होता है, जो अर्लियर एक्शन होता है, इसको हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट में। इसको किस में रखते हैं? इसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। और इसको किस में रखते हैं? इसको रखते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। इसको रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इस पे बेस बहुत क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, इस पे बेस बहुत क्वेश्चन आता है। और टेंस के चैप्टर में इसे हम अच्छी से तरीके से सीख लेते हैं कि दो एक्शन अगर पास में हो रहा है तो पहला जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और उसके बाद जो कंप्लीट होता है पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन के जाने का काम पहले हो चुका था, तो ट्रेन जाने का काम जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। मेरे पहुंचने का जो वाक्य है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। कुछ 4-5 एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। जैसे व्हेन आई रीच्ड, जब मैं पहुंचा, द ट्रेन लेफ्ट। तो आपको इन दोनों एक्शन में, मतलब दोनों चीजें पास्ट में हो रही है और दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में रखा गया है। इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में रखा गया है अभी, और इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में रखा गया है। सेंटेंस को, इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में रखा गया है। लेकिन ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? मैं पहुंचा, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले क्या होगा? व्हेन आई रीच्ड द ट्रेन लेफ्ट। इस सेंटेंस ऐसा करना चाहता है कि जब मैं पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, तो ट्रेन का जाना पहले था, मैं बाद में पहुंचा, तो व्हेन आई रीच द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन हैड लेफ्ट, मेरे जाने से पहले निकल चुकी थी। तो इसको हमको पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से बिफोर आई वोक अप सी लेफ्ट, मेरे उठने से पहले, ये देखो V2 है पास्ट इंडेफिनिट, और ये क्या है? ये भी V2 है पास्ट इंडेफिनिट। अब इन दोनों एक्शन को आपको ये समझना है कौन सा एक्शन पहले हुआ है, कौन सा एक्शन बाद में हुआ है। तो वो मेरे से पहले, मैं उठा बाद में, वो मेरे से पहले चली गई, तो ये अर्लियर एक्शन है, ये किस में रखेंगे? पास्ट परफेक्ट में। तो इसको कैसे लिखेंगे? सी हैड लेफ्ट, सी हैड लेफ्ट। ये सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर करके एग्जाम में आता रहता है और टेंस पढ़ते वक्त लगभग सारे बच्चे इसको सही कर पाते हैं। जो पहला वाला हिस्सा था ना, वो गलत होता है, ये वाला अक्सर करके बच्चों से सही हो जाता है, इसमें गलती करने के चांसेस कम होते हैं। द मूवी स्टार्टेड व्हेन वी रीच्ड, जब हम पहुंचे उसके पहले मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। तो मूवी जो स्टार्ट हुई है उसको हमको कैसे करना पड़ेगा? द मूवी हैड स्टार्टेड, ये अर्लियर एक्शन है और ये लेटर एक्शन है। लेटर एक्शन V2 में रखेंगे और इधर वाला जो है वो हैड प्लस V3 में रखेंगे, हैड प्लस V3 में रखेंगे। इसी तरीके से अगला एग्जांपल है, दे कंप्लीटेड वर्क आफ्टर बॉस अराइव्ड, उन्होंने काम किया कब? जब उसके बॉस आ गए। तो बॉस पहले आए, काम बाद में किया है, तो ये अर्लियर एक्शन है। बॉस पहले आए, काम बाद में हुआ, ये अर्लियर एक्शन है, ये लेटर एक्शन है। जो अर्लियर एक्शन होता है उसके लिए हम क्या काम करते हैं? पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, हैड प्लस V3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगला है व्हेन आई इंटर ही वेंट आउट, जब मैं अंदर हुआ वो चला गया, मतलब जब मैं इंटर हुआ उसके पहले वो चला गया, ठीक है ना? व्हेन आई इंटर्ड ही हैड गॉन आउट, जब मैं पहुंचा वो जा चुका था। ये कहना ऐसा था कि जब मैं पहुंचा उसके पहले वो जा चुका था। तो व्हेन आई इंटर्ड ही हैड गॉन आउट, वो जा चुका था। तो अर्लियर एक्शन ये था, लेटर एक्शन ये है। अगर पास्ट में दो एक्शन हो रहे हो तो अर्लियर एक्शन को पास्ट परफेक्ट में, लेटर एक्शन को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं। ये दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर करके पूछता है। इसके बाद टाइप 3 की बात करेंगे, टाइप 3 में चलेंगे। ये भी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेक्शन में पूछता है, अक्सर करके पूछता है। स्पॉट डायरेक्ट के सेक्शन में पूछता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में पूछता है। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। इनका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर कोई ऐसा है, कोई ऐसा फैक्ट है कि जो हमेशा सच है, सार्वभौमिक सच है, उसका टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट रखते हैं, वो कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर रहे हो।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट्स रिमेन प्रेजेंट इवन आफ्टर पास्ट रिपोर्टिंग। इसमें जो आपको जो एरर दिया जाता है वो एक्चुअली डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेक्शन में, स्पॉट एरर के सेक्शन में डाल के दिया जाता है कि आप देखोगे तो ये होगा कि ही सेड द अर्थ वॉज राउंड, इस तरीके से देगा। तो अभी आप सीख के आए हो कि पास्ट पास्ट में हो सकता है, पास्ट पास्ट परफेक्ट में हो सकता है, तो आपको लगेगा चलो ठीक है यार। या फिर इसकी जगह आपको दिमाग में ये चलेगा, अगर रट के गए हो, समझ के नहीं गए हो, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पे हेड प्लस V3 लगा दोगे कि पास्ट और परफेक्ट लगा देते हैं, एक अर्लियर इसमें से कोई होगा और एक जो है लेटर एक्शन होगा। लेकिन आपको ये समझना है कि अर्थ अगर राउंड है, अगर पृथ्वी गोल है, तो ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं, भले आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट में हो। ये इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। भले ये पास्ट में दिया हो, भले ये पास्ट में दिया हो, आपको हमेशा ध्यान देना है कि अगर कोई यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखा जाता है। ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी पढ़ाया जाता है। तो ही सेड द अर्थ वॉज राउंड, ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, वॉज राउंड नहीं था, अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल थी, गोल है और गोल रहेगी। समझ में आया? तो कोई भी यूनिवर्सल जो फैक्ट है उसको हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। जैसे टीचर ने कहा, ये रिपोर्टिंग आपका वर्ब पास्ट में हो गया, तो आपको क्या लगेगा कि चलो सब पास्ट में होना चाहिए, सब ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वाटर बॉइल्ड, टीचर सेड वाटर बॉइल्ड, टीचर ने कहा कि जो है वाटर उबल गई। एक्चुअली और थोड़ा सा आता है बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या टेम्परेचर दिया रहता है पूरा फैक्ट इसमें। तो होता क्या है, द टीचर सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होगा बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतना होगा तो चल जाएगा, वाटर हैड बॉइल्ड, द टीचर सेड वाटर हैड बॉइल्ड, ये सही हो जाएगा। लेकिन इसके आगे वो रखा रहता है कि जो वाटर है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो हमेशा टेम्परेचर मेंशन रहता है, जो आपका एक यूनिवर्सल फैक्ट होता है। ही सेड सन रोज, इसके आगे और लगा रहता है, ये हाफ ऑफ द सेंटेंस है, मुझे लगता है कि टाइप वाले बंदे ने मिस कर दिया। सन रोज इन द ईस्ट, ये इस तरीके से सेंटेंस आता है जिससे यूनिवर्सल ट्रुथ आपको समझ में है कि जो सूरज होता है वो पूरब से उगता है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है, हमेशा कभी पश्चिम से नहीं उगेगा। तो इसको क्या लिखते हैं हम, सन रोज इन द ईस्ट नहीं लिखते हैं, ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका जो बनेगा आपका सही सेंटेंस वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ही सेड सन राइजेज इन द ईस्ट। दे सेड मैन वॉज मॉर्टल, जो मानव है वो नश्वर होता है, उन्होंने कहा मानव जो है वो नश्वर, वो यूनिवर्सल फैक्ट है, मानव नश्वर होते ही हैं। तो मैन वॉज मॉर्टल नहीं, मैन इज मॉर्टल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैन इज मॉर्टल लिखेंगे। अगला ही सेड 2 and 2 वर 4, 2 और 2 4 हुआ करते थे, आज भी होते हैं। तो 2 and 2 इज 4, ना कि वर 4। या इसको अलग तरीके से लिखना चाहोगे ज्यादा प्रोफेशनल वे से, 2 and 2 मेक्स 4 अक्सर करके आता है, 2 and 2 मेक्स 4, 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं। यहाँ पे वॉच की जगह इज करोगे, 2 and 2 इज 4 तो भी सही है, अगर आप मेक्स करोगे तो भी ठीक है। कुल मिला जुला के ये जो है ना, ये प्रेजेंट में होना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। ये एक सार्वभौमिक सत्य है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ देखने को मिल जाए उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डालोगे। तो ये हमारा टाइप है 3 जो आता है, इसमें टेंस हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है रिपोर्टेड स्पीच कंसिस्टेंसी इशू होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, तो विल को जो है वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदलते हैं। पास्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है तो विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में दिया है। तो ये हो गया जैसे रिपोर्टिंग वर्ब आपका, ठीक है ना, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये है आपका रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो हम आगे वाले सेक्शन में विल को इस्तेमाल नहीं करते, विल की जगह वुड का इस्तेमाल करते हैं, कैन की जगह कुड का, मे की जगह माइट का, और मस्ट की जगह हेड टू का, मस्ट की जगह हेड टू का। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मॉडल पढ़ रखा है और उनमें से लोगों को पता ही नहीं होगा कि मॉडल इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। जो मस्ट होता है ये हम प्रेजेंट का कंपैरिजन इससे बताते हैं, हेड टू से हम पास्ट का कंपैरिजन बताते हैं। समझ में आया? तो सी टोल्ड मी सी कैन सॉल्व इट, यहाँ पे टोल्ड दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे वापस देखोगे तो ये क्या है, पास्ट का है, तो कैन इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे,
यहाँ पे कुड इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे विल इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कुड इस्तेमाल करेंगे। इसको पुराने समय में मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाता था कि अगर सेंटेंस पास्ट से स्टार्ट हुआ है तो पास्ट में मूव करेगा। अगर हम यहाँ पास्ट की बात करें, उसने कहा था कि वो आएगी, तो पास्ट में कहा ही था, तो जो टाइम फ्रेम है वो पास्ट का ही होना चाहिए, तो विल नहीं होना चाहिए, वुड होना चाहिए। तो ये पास्ट है, और जो वुड होता है ना, पास्ट का फ्यूचर होता है। ये जो वुड होता है वो पास्ट का फ्यूचर होता है। तो पास्ट टाइम फ्रेम में चले गए, उस वक्त कहा कि वो आएगी। आज के रिस्पेक्ट में वो पास्ट हो गया, लेकिन जिस वक्त कहा था उसके रिस्पेक्ट में फ्यूचर बताना है, तो जो वुड होता है वो क्या होता है, पास्ट का फ्यूचर होता है। तो पास्ट का अगर फ्यूचर बताना है तो हम विल से नहीं बताते, हम वुड से बनाते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, जो नॉर्मल हिंदी भाषी बच्चा होगा, कि अगर पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड वर्ब होता है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो यहाँ पे विल को वुड में कन्वर्ट करते हैं, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को हैड टू में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा एग्जांपल देखो जरा, दे सैड दे मे ज्वाइन, तो मे ज्वाइन नहीं, दे माइट ज्वाइन, ठीक है ना, दे माइट ज्वाइन, दे माइट ज्वाइन होगा। अगला है ही सैड ही मस्ट लीव। यहां पे अगर सैड इस्तेमाल हुआ है तो आप मस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप किसका इस्तेमाल करते हो, हैड टू का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, हैड टू का इस्तेमाल करते हो। पास्ट के लिए हैड टू कंपल्सन के इस्तेमाल किया जाता है। फिर लिखा ही सैड ही विल बी लेट। ही सैड, यहां पे अगर ये V2 है तो ये विल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका, ये होगा वुड, ये होगा वुड। समझ में आई बात? प्यार प्यार से आराम से सीखो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, आप 1.5x पे लगा के भी सुन सकते हो अगर मेंस वाले बच्चे से देख रहे हो तो। फिर आगे चलते हैं अगली चीज समझने के लिए। एक टाइम क्लॉज का एरर आता है, अगर आप ध्यान से देखो, स्पेशली कंडीशनल सेंटेंसेस में ये चीज आपको पढ़ाई जाती है। अगर आप देखोगे कि अगर सेंटेंस का जो सा हिस्सा, अगर दो क्लॉज दिए हुए सेंटेंस में, अगर एक हिस्से में इफ आया है, व्हेन आया है, बिफोर आया है, आफ्टर आया है, तो इसमें विल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसमें विल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसको कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में पढ़ते हो, जब हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशनल। 4 कंडीशनल होते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ठीक है ना। जीरो से लेकर थर्ड तक जाओगे तो 4 हो जाएंगे, 4 पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट कंडीशनल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है भैया, कि दो एक्शन, एक्शन 1 और एक्शन 2, ये दोनों अगर फ्यूचर में हो रहे हो, कहाँ हो रहे हो, दोनों अगर फ्यूचर में हो रहे हैं, दोनों एक्शन 1 और एक्शन 2 दोनों अगर फ्यूचर में हो रहे हो, अगर इन दोनों के दोनों एक्शन आपके फ्यूचर में हो रहे हो और ये कंडीशनल वर्ड से जुड़े हों, जैसे इफ से, व्हेन से, बिफोर से, आफ्टर से, एज सुन एज से, इस तरीके से अगर आपके कनेक्टर्स लगे हों, तो जिसमें ये कनेक्टर लगे होते हैं उनको बोलते हैं इफ क्लॉज। एक को बोलते हैं इफ क्लॉज और दूसरे को बोलते हैं मेन क्लॉज। क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। तो इफ क्लॉज जो होता है, इफ क्लॉज जो होता है, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और ये जो मेन क्लॉज होता है इसको हम प्रेजेंट फ्यूचर में बनाते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर में बनाते हैं। ये हम कंडीशनल सेंटेंस के चैप्टर में सीखते हैं। यहां जो आपको सीखना है वो बस इतनी बात याद रखनी है, ये हर जगह अप्लाई होगा। अगर आपने कहीं देखा आफ्टर, कहीं देखा आपने इफ, ठीक है ना, कहीं देखा व्हेन, कहीं देखा बिफोर, अगर ये शब्द आपको देखने को मिल गए हैं, इनके बाद इन्हीं जिसमें ये लगे हुए हैं इसी क्लॉज में अगर विल का इस्तेमाल हुआ है तो आप विल को हटा दीजिएगा और विल को हटा के इसको सिंपल प्रेजेंट में कर दीजिएगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म V1 इस्तेमाल करिएगा, या तो वर्ब की एस या ईएस फॉर्म अगर नॉन नेगेटिव सेंटेंस और नॉन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो। जैसे इफ ही विल कम, तो इफ ही विल कम आई विल गो विथ हिम, हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके आगे लिख दे आई विल गो विथ हम, आई विल गो विथ हिम। अगर वो आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा। तो ध्यान से देखना, अगर इस सेंटेंस को एक्सटेंड कर दूं तो इफ वाला जो क्लॉज होता है, जो ये वाला क्लॉज होता है जिसमें इफ लगा होता है, व्हेन लगा होता है, बिफोर आफ्टर लगा होता है, उसमें विल का इस्तेमाल नहीं करते। इफ ही कम की जगह क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स हो जाएगा, क्योंकि ही जो है वो क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी आपको सिंगुलर चाहिए, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म चाहिए। जैसे व्हेन ही विल रीच, तो क्या ये सही है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये बिल्कुल नहीं होगा, व्हेन ही रीचेस, व्हेन ही रीचेस वर्ब की एस या ईएस फॉर्म रखते हैं। बिफोर ही विल गो क्या सही है, नहीं, बिफोर ही गोज क्या लिखोगे, ही गोज सही होगा। एज सुन एज ही विल अराइव गलत है,
अराइव की जगह आपको लिखना पड़ेगा अराइव्स, विल को हटाना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में डालना पड़ेगा। आफ्टर ही विल फिनिश, आफ्टर ही विल फिनिश लिखना सही है? नहीं, आफ्टर ही फिनिशेस, आगे कुछ भी लिख सकते हो, आफ्टर ही फिनिशेस हिज वर्क विल गो टू हिज होम, अपना काम खत्म करने के बाद वो घर जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि जिस क्लॉज में इफ होता है, व्हेन होता है, बिफोर होता है, आफ्टर होता है, उस क्लॉज में हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। विल की बात कर रहा हूं तो विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते। विल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि पुराने ग्रामर में आईवी के साथ जो है सेल का इस्तेमाल होता था, रेस्ट के साथ विल का इस्तेमाल होता था। पर मॉडर्न ग्रामर में क्या होता है, सेल का इस्तेमाल ही नहीं होता है, विल का इस्तेमाल होता है सभी के साथ। सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ विल का इस्तेमाल होता है, इसी वजह से यहाँ पे विल लिखा हुआ है। समझ में आया? तो इस इन क्लॉजेज में जिनके साथ इफ, व्हेन, बिफोर और आफ्टर जैसे लिखे होते हैं, इनको टाइम क्लॉज बोलते हैं। और ये टाइम क्लॉज में विल का या सेल का इस्तेमाल नहीं करते। इसमें जो टेंस का इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हम जो है इसको बदल के प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देते हैं। आगे अगर आप देखोगे, जैसे पास्ट के एक्शन अगर हो गए, पास्ट में दोनों अगर एक्शन रखा हुआ है तो एक को हम सिंपल पास्ट में करते हैं, एक को पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो इसके पहले वाला हम अभी देख के आए हैं टाइप। इसके बाद अगले टाइप की बात करें, अगला टाइप है ऑन गोइंग प्लस इंटरप्शन। ऑन गोइंग प्लस इंटरप्शन मतलब कोई एक्शन ऐसा है जो ऑन गोइंग चल रहा है फिर इंटरप्ट हो रहा है। तो ऑन गोइंग होने का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस एक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होगा। अगर उसके बीच में इंटरप्ट होता है, उसके बीच में अगर इंटरप्ट होता है तो कौन से टेंस का इस्तेमाल करेंगे? ये भी एक तरीके का आता है हमेशा अक्सर करके। तो मान लो अगर कोई लॉन्ग एक्शन है और हम पास्ट की चर्चा कर रहे हैं, पहला जो ऑन गोइंग एक्शन है वो पास्ट कंटिन्यूअस है, उसके बीच में अगर इंटरप्शन होता है तो उसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। व्हेन फोन वॉज रिंगिंग, जो फोन है वो बजने लगी, वो बजने लगी। तो जब फोन बजा तो वो इंटरप्शन हुआ, आपका जो करंट काम है उसमें इंटरप्शन दिखाई दे रहा है। तो आई वॉज स्लीपिंग व्हेन फोन वॉज रिंगिंग, इसका ये मतलब हो गया जब फोन बजे जा रहा था तब मैं सो रहा था। तो ये मीनिंग सही नहीं होगी। सेंटेंस क्या कहना चाहता है? सेंटेंस ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं सो रहा था उस वक्त फोन बजा। तो इसको हम सिंपल पास्ट में रखते हैं, फोन रैंग, सिंपल पास्ट में रखते हैं। इसी तरीके से सी वॉज कुकिंग व्हेन आई वॉज अराइविंग, मैं आ रहा था वो खाना बना रही थी। नहीं, सी वॉज कुकिंग, जब वो खाना बना रही थी उस टाइम पे मैं आया, मतलब काम इंटरप्शन की तरह एक हो गया, इंटरप्ट नहीं किया लेकिन उस टाइम पे कुछ दूसरा हुआ। तो सी वॉज कुकिंग व्हेन आई वॉज अराइविंग, तो आई वॉज अराइविंग की जगह होगा व्हेन आई अराइव्ड, व्हेन आई। इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हो, मुझे लगता है कि जो टेंस में हम लोग इसको समझाते हैं उससे ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आती है इस रूल को। आप ऐसे समझो कि दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहे हैं, दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहे हैं, दो एक्शन अगर पास्ट में हो रहे हैं तो होगा कि एक एक्शन और दो एक्शन हो गया। तो एक एक्शन अगर कंटिन्यूएशन में है, ये अगर कंटिन्यू है, एक अगर कंटिन्यू है, दूसरा एक्शन अगर उस टाइम पे हुआ, दूसरा एक्शन हुआ और उसका टाइम नहीं बताना है, उसका टाइम नहीं बताना है, उसका टाइम नहीं बताना है कि जो एक्शन है वो चल रहा है, खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ, तो हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। यहां जैसे हमने लिखा ना, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन फोन वॉज रिंगिंग, इसका एक मतलब ये निकल के आएगा जब फोन बज रहा था तो मैं सो रहा था। लेकिन एक्चुअली कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है कि जब मैं सो रहा था उसी समय पर फोन बजा। तो सिर्फ वहां पे फोन बजने का एक्शन मेंशन करना चाहता है जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है, जिसने भी सेंटेंस बोला है। वो ये नहीं बताना चाहता है कि जो फोन है वो भी बजने का काम भी कंटिन्यूएशन में था। तो जब ये मैसेज कन्वे करना हो कि व्हेन आई वॉज स्लीपिंग, जो है जब मैं, मतलब आई वॉज स्लीपिंग, जो है फोन क्या हुआ उस टाइम पे बजा, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन फोन रंग, जब फोन बजा तो मैं सो रहा था। शी वॉज कुकिंग व्हेन आई अराइव्ड, दे वर प्लेइंग व्हेन इट वॉज स्टार्टिंग, वो खेल रहे थे जब ये स्टार्ट हुआ था। तो इट वॉज स्टार्टिंग नहीं, दूसरा काम इंटरप्ट हुआ है तो स्टार्टेड होगा। इसी तरीके से वी वर टॉकिंग व्हेन ही वॉज एंटरिंग, वी वर टॉकिंग व्हेन ही वॉज एंटरिंग, हम बात कर रहे थे जब वो एंटर हुआ। तो इंटरप्शन क्या हुआ? हम, हमारा ये कंटिन्यूएशन में था, ये इंटरप्शन हो रहा है, मैं बीच में घुसा, जाके इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन उस वक्त दूसरा एक्शन हुआ। तो व्हेन ही वॉज इंटर्ड, ही वॉज इंटर्ड नहीं होगा, व्हेन ही इंटर्ड, V2 इस्तेमाल होगा ना, व्हेन ही इंटर्ड। अगला है आई वॉज ड्राइविंग व्हेन कार वॉज स्टॉपिंग, जब मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे कार रुक गया। तो वॉज स्टॉपिंग नहीं होगा, यहां पे होगा स्टॉप्ड।
क्या होगा, स्टॉप्ड। ये टाइप जो टेंस में हम लोग कवर करते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि वर्ब की आईएनजी के साथ V2 का इस्तेमाल होता है, ये आपके एग्जाम में थोड़ा कम आता है। ये आपके एग्जाम में एक आधी बार आया हुआ है, ये आपके एग्जाम में कम आता है जब ऑन गोइंग और इंटरप्शन की बात करते हैं। एक ये भी आता है कि ऑन गोइंग और ऑन गोइंग है, ऑन गोइंग और ऑन गोइंग है, मतलब पास्ट में दो एक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक काम के जारी रहते दूसरा काम भी जो है जारी रह सकता है, कि आई वॉज स्टडिंग वाइल माई मदर वॉज कुकिंग, मेरी माँ जब खाना बना रही थी उस दौरान मैं पढ़ रहा था, तो दोनों एक्शन पास्ट का कंटिन्यूएशन में है, तो इसको भी रखते हैं। अगर इंटरप्शन होता है, इंटरप्शन का मतलब है कि कोई काम हुआ लेकिन उसके कंटिन्यूएशन की आप चर्चा नहीं करना चाहते हो, दिमाग में ये बात भी चलेगी कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो, इसमें तो हो सकता है ना कि फोन जब बज रहा था तो मैं सो रहा था, फोन बजे जा रहा था, मैं भी सोए जा रहा था। एक्चुअली यहाँ पे मैसेज ये नहीं कन्वे करना है, मैसेज ये कन्वे करना है कि जब मैं सो रहा था तो फोन बजा। अगर ये मैसेज कन्वे करना है तो ये सेंटेंस गलत है, अगर ये मैसेज कन्वे करना है कि फोन बजे जा रहा था मैं सोए जा रहा था, तब ये सेंटेंस सही है। तो आप बोलोगे कि सर जब एग्जाम में आएगा तो मैं इसकी मीनिंग क्या निकालूंगा। जब एग्जाम में आता है तो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के थ्रू समझना पड़ता है कि एग्जामिनर आपसे ये नहीं टेस्ट करना चाहता है, एग्जामिनर आपसे ये टेस्ट करना चाहता है कि ये ऑन गोइंग प्लस इंटरप्शन का क्वेश्चन है। आपको बस ऐसे ही देखना है कि जब मैं सो रहा था उस टाइम पे फोन बजा, ना कि फोन बज रहा था, क्योंकि ये जनरल प्रैक्टिस में नहीं है। फोन बजेगा तो सोना डिस्टर्ब हो जाएगा, सोना इंटरप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब वो खाना बना रही थी, मैं आया तो उसका खाना बनाना थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हो जाएगा माँ का, मतलब घर में घुसोगे, माँ खाना बना रही है, तुरंत मेरा बेटा आ गया, उसका खाना बनाना इंटरप्ट हो जाएगा। इसी वजह से ये इस लैंग्वेज में ज़्यादा बेटर समझ में आता है कि ऑन गोइंग प्लस इंटरप्शन। दे वर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड, वो खेल रहे थे जब स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा स्टार्ट हुआ कि इंटरप्शन महसूस हो सकता है। वी वर टॉकिंग व्हेन ही स्टॉप्ड, हम बात कर रहे थे वो स्टॉप कर गया, मतलब हमारा वहां पे इंटरप्ट हो सकता है, उसको देख के क्यों स्टॉप कर गया। इसी तरीके से आई वॉज ड्राइविंग व्हेन कार स्टॉप्ड, मैं कार चला रहा था, मतलब मैं ड्राइव कर रहा था, कार स्टॉप हो गया, इंटरप्ट तो हुआ ना मेरे चलाने का काम। तो इसी तरीके से जब ये मैसेज कन्वे करना है कि एक एक्शन ऑन गोइंग है, दूसरा कोई ऐसा एक्शन हुआ जो पहले काम को इंटरप्ट कर सकता है, ये मैसेज कन्वे करना है, तो आप क्या काम करते हो, जो ऑन गोइंग है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो इंटरप्ट कर रहा है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हो। ये भी टेस्ट होता है कभी कभार को, ये उतना ज्यादा टेस्ट नहीं होता। आई होप ये डाउट आपके मन और दिमाग से निकल गया होगा कि ऑन गोइंग और इंटरप्शन का क्या मीनिंग है। अगर इंटरप्शन नहीं दिखाना है, दोनों एक्शन बताना है कि दोनों एक्शन पास्ट में चालू है, जारी है, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हो। अगला है फ्यूचर इन पास्ट एरर। ये बहुत क्वेश्चन आता है, जैसे कई बार क्या होता है कि पास्ट क्लॉज अगर स्टार्ट हुआ हो तो आगे जो सेक्शन है वहाँ देखोगे कि फ्यूचर आइडिया जो है डिस्कस किया जाता है, और वो फ्यूचर आइडिया को हम विल से डिस्कस कर देते हैं, जबकि अगर पास्ट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है, जैसे कि अभी आपने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसा होता है, उसने ही सैड बोला, तो अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो हम विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, और मस्ट को हैड टू में बदल देते हैं। सेम उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है कि अगर पास्ट क्लॉज से स्टार्ट हुआ, जैसे आई न्यू बोला, आई न्यू का क्या मतलब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, तो एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये अपने आप में क्लॉज हो गया। ही विल विन, ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये दूसरा क्लॉज हो गया। ये वाला जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, ये किससे स्टार्ट हुआ है, पास्ट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है। अगर पास्ट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है और अगर विल का इस्तेमाल किया गया है, तो आप ध्यान में रखो कि हम उसी टाइम फ्रेम में क्या काम कर रहे हैं कि इसके फ्यूचर का बात कर रहे हैं, लेकिन आज के रेस्पेक्ट में पास्ट होगा तो विल इस्तेमाल नहीं करेंगे, विल की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सी थॉट, ये भी आपका पास्ट क्लॉज हो गया, तो दे विल नहीं होगा, विल की जगह क्या होगा, वुड होगा। इसी तरीके से अगर मैं चर्चा करना चाहूं, ही होप्ड, यहां पे पास्ट क्लॉज है, V2 का इस्तेमाल, इसका मतलब हो गया पास्ट क्लॉज। आई विल कॉल नहीं होगा, क्या होगा, आई वुड कॉल। भैया अगला है ही फेल्ट, ही फेल्ट प्लान विल ही फेल्ट, उसने फील किया, उसका जो प्लान है वो फेल कर जाएगा, तो ये पास्ट क्लॉज है, तो ये विल नहीं होगा, क्या होगा, वुड होगा। इसी तरीके से सी बिलीव्ड, ही विल कम नहीं होगा, क्या होगा, वुड कम होगा। आई होप ये बात जो मैं समझा रहा हूँ ये आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि अगर पास्ट क्लॉज स्टार्ट हुआ है तो फ्यूचर का आइडिया अगर कोई डिस्कस करना है तो विल का इस्तेमाल नहीं करता, वुड का। इसी चीज को मैं पहले जो पढ़ाते हुए आ रहा था वो ऐसे पढ़ाते हुए आ रहा था कि अगर कोई चीज पास्ट से स्टार्ट हुई तो आगे पास्ट में मूव करना चाहिए। हिंदी में इसको ऐसे समझाता था मैं कि आई न्यू, मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। ये मैं पास्ट में जाके ये बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे मैं जानता था कि मैं जीतूंगा, तो ये पूरी बात पास्ट की है तो हमें पास्ट में रखनी पड़ेगी। विल
फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, और वहां का पास्ट का फ्यूचर रिप्रेजेंट करना हो तो वुड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अगर पास्ट क्लॉज से स्टार्ट हुआ है तो विल नहीं डालते हैं आगे, विल की जगह हम वुड डालते हैं। अगर ये चीज याद रखोगे ना तो बहुत आसानी से एग्जाम के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर आखिरी पैटर्न है आज की क्लास का, ठीक है ना, कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिक्स नहीं करना है प्रेजेंट को पास्ट को सेम पास्ट नरेटिव में। अगर आप पास्ट की कोई नरेटिव कर रहे हो तो उसमें आप प्रेजेंट को पास्ट में मिक्स नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला जो है पैटर्न है जो आपके एग्जाम में आता है। तो मिक्स टाइमलाइन एरर कर दिया जाता है। वही सवाल ये है ना कि जो एक्शन है, एक्शन एक सीक्वेंस में चल रहा है, एक टाइम फ्रेम में चल रहा है, तो अलग अलग टेंस मेंशन नहीं करना है। जैसे ही वेंट होम एंड फील्स टायर्ड, वो घर गया, तो जब वो घर गया उसी टाइम पे, अगर वेंट की बात कर रहे हैं तो ये V2 है। ये कब घटना घटी है? पास्ट में घटी है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब पास्ट में घटी है। तो जब वो घर गया उसी समय पे वो थका हुआ महसूस कर रहा था, तो टाइम फ्रेम किसका है? पास्ट का है। लेकिन यहां पे इस्तेमाल क्या कर दिया आपने? वर्ब की SEIS फॉर्म। ये किस में हो गया? ये प्रेजेंट में हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके एक्शन का टाइम फ्रेम अगर सेम है तो टेंस भी आपको उसी के हिसाब से लेना, आपको प्रेजेंट और पास्ट को मिक्स नहीं करना है। तो फील्स की जगह क्या लिखोगे? आप लिखोगे फेल्ट टायर्ड। अगला है सी ओपनड लैपटॉप एंड चेक्स मेल। ये ऑलरेडी कर चुके हैं। चेक्स मेल की जगह क्या होना चाहिए? चेक्ड मेल होना चाहिए, क्योंकि अगर लैपटॉप उसने पास में ओपन किया है तो मेल भी पास में ही चेक किया होगा, तो चेक्स नहीं लिखेंगे, चेक लिखेंगे। तो प्रेजेंट को पास के साथ मिक्स नहीं करेंगे। ये बहुत आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है वाला पैटर्न का। दे रीच्ड, वो पहुंचे होटल, एंड डिसाइड, वो जब पास्ट में होटल पहुंचे तो उसी समय पे डिसाइड किया है। टाइम फ्रेम सेम करना पड़ेगा, आपको डिसाइडेड लिखना पड़ेगा। सी इंटर्ड क्लास एंड सिट्स, सी इंटर्ड, अगर वो इंटर हुई उसके बाद वो बैठी, तो बैठी भी तो पास्ट में होगी, तो सिट्स का सेकंड फॉर्म में सिटी होता है, सिट सेट सिट होता है। भूल भी गया यार भाई, देख लेना, इसका V2 इस्तेमाल करना है। मास्टर होके बोल रहा हूं मैं। ही हिट द बॉल एंड इट गोज आउट, ही हिट द बॉल एंड इट गोज आउट। जो हिट होता है, हिट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं। ये इतनी बार पूछा गया है कि जुबान पे बच्चों के भी होना चाहिए। अगर मैं हिट की बात करूं तो ध्यान से देखो, इसको तीनों फॉर्म सेम होते हैं। आप यहां पे बताओ ये V1 है या V2 है? अगर सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, अगर हिट की जगह हिट्स होता तो ये प्रेजेंट होता, लेकिन हिट की जगह सिर्फ हिट लिखा है, इसका मतलब यहां क्या इस्तेमाल किया गया? V2 इस्तेमाल किया गया है। तो उसने पास्ट में बॉल को अगर हिट किया है तो पास्ट में ही बॉल गई होगी, तो गोज आउट की जगह क्या होना चाहिए? वेंट आउट होना चाहिए, वेंट आउट होना चाहिए। आपको बस सेंटेंस को पढ़ के ये समझना है कि जो एक्शन का जो टाइम फ्रेम है, अगर पास्ट का है तो उसे पास्ट में रखना है, और अगर पास्ट में भी दो एक्शन हो रहे हैं तो उनके लिए भी कंडीशन बताई गई है कि कब आपको एक पास्ट में, एक पास्ट परफेक्ट में रखना है, कब पास्ट कंटिन्यूस में रखना है, और कब पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। साथ में ये भी कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ाया जाता है कि कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का और कब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में एक साथ रख के मैंने 8 पैटर्न में आपको समराइज करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं जो है पिछले 2000 से लेके 2000 से 1998-99 से जो है SSC एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो तब से मैंने तकरीबन 18-20 क्वेश्चन छाटे हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए हो तो इन क्वेश्चन को पहले पॉज करके लगाओ, ठीक है ना। कंप्लीट कंपाइलेशन है 18-20 क्वेश्चन का, और देखो इनको सॉल्व कर पाते कि नहीं। पहला क्वेश्चन है ही सैड, जैसे लिखा हुआ ही सैड, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, किस रिपोर्टिंग वर्ब है? रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है और आगे विल अगर आपको दिखाई दे तो आप तुरंत किस में चेंज कर दोगे? वुड में चेंज कर दोगे। इतना आसान सा क्वेश्चन बन गया अगर चीजों को समझ गए हो तो। ही सेड दैट ही विल नेवर रिपीट द मिस्टेक, नहीं, ही वुड नेवर रिपीट द मिस्टेक। SSC CPO का क्वेश्चन है। अभी CPO वाले बच्चे जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो पूछेंगे कि सर मेरे लिए कुछ लाए हो? देखो ना, लाए हैं। SSC में अब CPO के लिए स्पेशल नहीं होता यार, वो CHSL CPO CGL किसी का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला देखो, ही विल रेस्ट फॉर सम टाइम व्हेन ही विल रीच द टॉप। अब जैसे यहाँ पे व्हेन इस्तेमाल हुआ, इफ इस्तेमाल हो, व्हेन इस्तेमाल हो, आफ्टर इस्तेमाल हो, इनके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इस वाले क्लॉज में, इसको बोलते हैं टाइम क्लॉज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टाइम क्लॉज। ये वाला जो है ना, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज में हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और टाइम क्लॉज में अगर विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? टाइम क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे विल की जगह क्या हो जाएगा? ये विल हट जाएगा, रीच की जगह रीच ही रह जाएगा। आपको वी के साथ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका, सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो जो रीच है ये भी प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो अपने आप में करेक्ट हो जाएगा। विल आपको हटाना है।
अगला है इफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन आर पुट इन द मिल्क इट हैज टर्न्ड सावर। अगर थोड़ा सा जो है नींबू जो है वो डाल दिया जाए मिल्क में तो क्या हो जाएगा, ये खट्टा हो जाएगा। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है और ये यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट अगर कहीं पे है तो यहाँ पे देखो हैज टर्न लिखा हुआ है, तो यूनिवर्सल फैक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल नहीं करते। हम हमेशा क्या काम करते हैं, इट टर्न्स सावर, टर्न्स सावर, हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है। किसमें आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में। जरा ध्यान से देखो, जरा सीजीएल मेंस का नीचे का क्वेश्चन इसे ध्यान से देखना। 3 hours विल हैव पास्ड व्हेन द बॉल विल रिंग। ये टाइम क्लॉज है, व्हेन इस्तेमाल हो गया मतलब टाइम क्लॉज है। ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है टाइम क्लॉज, ये है टाइम क्लॉज। टाइम क्लॉज में क्या होता है, हम विल का इस्तेमाल नहीं करते हैं और किसका इस्तेमाल करते हैं, द बेल सिंगुलर है तो जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिंग्स हो जाएगा। वर्ब की SEIS फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, टाइम क्लॉज में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। अगला है व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया था, चार्ल्स इज प्लेइंग चेस। जब मैं गया था, ये पहला एक्शन किस में है, ये वाला पास्ट फ्रेम में है। किस में है, पास्ट फ्रेम में है, पास्ट टाइम फ्रेम में है। तो जो जब मैं वहां पे गया था तो चार्ल्स उसी समय खेल रहा था, तो इज प्लेइंग की जगह क्या होना चाहिए, वॉज प्लेइंग होना चाहिए। ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पास्ट की दो घटनाएं हैं, एक एक्शन चल रहा था, दूसरा इंटरप्शन हुआ, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में है और ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अगला है व्हेन आई रीच्ड ही लेफ्ट द प्लेस। जब मैं पहुंचा वो प्लेस छोड़ चुका था। दो एक्शन हुआ, दो पास्ट के एक्शन है। अगर दो पास्ट के एक्शन हो तो जो अर्लियर एक्शन होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो इसमें आपको ये समझना है कि मैं पहले पहुंचा या वो पहले प्लेस छोड़ के जा चुके थे, तो पहले प्लेस छोड़ के जा चुके थे, तो यहाँ पे आपको हैड डालना पड़ेगा, हैड लेफ्ट द प्लेस। अगला है द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। अब इन दोनों को पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है, तो इसमें एक अर्लियर एक्शन होगा, एक लेटर एक्शन होगा। अर्लियर एक्शन की बात करें, द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन ही हैड रीच्ड द स्टेशन। जब वो स्टेशन पे पहुंचा, ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, तो जो जा चुकी थी ये तो ठीक है अपने आप में, ये ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हैड की जगह सिर्फ आपको V2 चाहिए, सिर्फ आपको V2 चाहिए, क्यों, ये बाद वाला है, लेटर एक्शन है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करोगे। अगला है लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। जो लूसी है ऑलरेडी केक कट कर चुकी थी जब हम पार्टी हॉल में पहुंचे, तो व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। लूसी हैज ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। सेंटेंस ये कहना चाहता है, यहाँ पे हैड लगाना चाहिए था, गलती से इसने प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल कर दिया है। तो ये दोनों एक्शन पास का है कि केक ऑलरेडी कट चुकी थी जब हम पार्टी में पहुंचे, तो लूसी हैड ऑलरेडी कट द केक व्हेन वी रीच द पार्टी हॉल। अगला है द कंसर्ट हैज स्टार्टेड व्हेन ही रीच द वेन्यू। SSC CGL का क्वेश्चन है, सेम है। हैज स्टार्टेड की जगह क्या होना चाहिए था, हैड स्टार्टेड, क्योंकि दोनों पास्ट के एक्शन हैं। ये एक जो है बाद में हुआ और ये पहले हुआ है। कंसर्ट पहले से स्टार्ट हो चुका था कंसर्ट, और हम कब पहुंचे, हम वेन्यू बाद में पहुंचे हैं। तो हम जो चीज़ बाद में हुई है, जो लेटर एक्शन है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखा है, जो पहले हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में रखा है मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। वैसे इसको मैंने हटा दिया था लेकिन आ गया है, तो मैं यहाँ पे एक अलग से आपको बता देता हूँ। कभी भी आप देखो इट इज टाइम, ये फ्रेज देखना, जब भी सेंटेंस इससे स्टार्ट हो, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, हाई टाइम, ये फ्रेज याद रखना। इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये अक्सर करके आता रहता है, अबाउट टाइम। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है कि समय बीत चुका है। क्या है, समय बीत चुका हुआ है। ये जो फ्रेज है, ये जो फ्रेज है, इसका यूज जो किया जाता है पास्ट के टाइम को, पास्ट के टाइम को रिफर करने के लिए होता है, पास्ट के टाइम को रिफर करने के लिए होता है। जो यार इधर लिख दो मैं, ये जो फ्रेज होता है इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है जैसे समय हो गया बहुत कि हम सब ने मिलकर साथ में क्रिकेट खेला हो था, मतलब हम पास के किसी टाइम को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम,
इट इज़ अबाउट टाइम, ये तीनों फ्रेज इसी काम के लिए हो तो बहुत समय हो गया है जब हमने कुछ काम किया था। इस वजह से इसके साथ हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, या इसको याद रखने के लिए ऐसे समझो, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम के साथ हम इट इज टाइम के साथ हमेशा इसके साथ V2 का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। कुछ नहीं देखते हैं, जैसे ये फ्रेज देखने को मिले हम हमेशा V2 डाल देते हैं। तो इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस नहीं होगा, वी लेफ्ट होगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? लेफ्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, V2 इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक ऐसी चीज है जो सीधे सीधे आपको रटना रहता है, प्रैक्टिस करना रहता है, और जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देता है आपको लगता है एकदम हलवा है, मिल गया, और अक्सर करके पूछता भी है। अगला है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे एक और चीज समझना है, यहाँ पे दो चीजें तो नहीं है। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स है, पिछले सालों की चर्चा हो रही है, तो अगर पिछले साल की चर्चा हुई है तो यहाँ पे वर्क्स का इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि पास्ट टाइम की चर्चा हो रही है। तो ये वर्क्स हार्ड की जगह क्या होना चाहिए? वर्कड हार्ड होना चाहिए, वर्कड हार्ड होना चाहिए, क्योंकि पास्ट टाइम में बात हो रही है, पास्ट टाइम में बात हो रही है, तो टेंस पास्ट के हिसाब से होना चाहिए। अगला है आई विसल थ्राइस विथ फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स। मैंने 3 बार विशल किया। तो विशल जो है ये क्या है? V2 में है, जरा ध्यान से देखना। ये विशल अगर आप देखेंगे तो ये पास्ट क्लॉज है, ये पास्ट क्लॉज है, पास्ट है क्योंकि V2 का इस्तेमाल किया है। मैंने 3 बार विशल किया विथ फुल माइट। मे माइट जो है मे का पास्ट होता है, विथ फुल माइट यहाँ पे सामर्थ्य की बात हो रही है। एंड रेज माई आर्म्स, और मैंने आर्म्स को रेज किया। तो फुल माइट एंड रेज माई आर्म की जगह होना चाहिए रेज्ड माई आर्म, क्योंकि उसी टाइम फ्रेम में हम चर्चा कर रहे हैं और इसकी शुरुआत जो हमने क्या किया है वो पास्ट से किया है। तो यहाँ रेज की जगह क्या होना चाहिए? रेज्ड होना चाहिए, रेज्ड माई आर्म्स। मैंने हाथ को ऊंचा किया। SSC मतलब 10+2 में आया, CHSL वाले एग्जाम में आया है। इसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, इट इज टाइम की बात हो रही है, तो इट इज टाइम वी शुड एक्सेप्ट नहीं, ये शुड प्लस V1 नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ V2 लगेगा, एक्सेप्टेड लगेगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के साथ हमेशा V2 का इस्तेमाल करते हैं। अगला, इट इज नाउ 5 ईयर्स सिंस आई विजिट दिल्ली। ये टेंस में एक कंसेप्ट सीखते हैं, यहाँ पे गलती से टाइप होके आ गया था, ये आज की क्लास का तो नहीं था लेकिन आ गया तो बता देता हूँ। सिंस देखो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सिंस देखो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैंने बता दिया कि चलो ठीक है, एक फिक्स टाइम से, जैसे सिंस 3 PM, सिंस 3 PM, ये एक फिक्स टाइम है 3 बजे से, ठीक है ना। एक होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं, और किसी पर्टिकुलर टाइम को, जैसे सिंस चाइल्डहुड बोलते हैं, ठीक है ना, सिंस एडल्टहुड बोलते हैं। मतलब अगर हमें कोई पर्टिकुलर सिंस 1 जनवरी बोलते हैं, तो अगर कोई फिक्स टाइम कर देनी हो, पॉइंट कर देना हो, इस पॉइंट को हम कर रहे हैं तो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कई बार जो ये हमें पास का टाइम रेफरेंस देना होता है सिंस के बाद, तो हम डायरेक्टली 3 बजे बोल देते हैं, 1 जनवरी से बोल देते हैं, अपने चाइल्डहुड से बोल देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम किसी इंसिडेंट को, किसी एक्शन को, पास के एक्शन को एज ए पॉइंट ऑफ टाइम लेना चाहते हैं। तो अगर हमें किसी पास टाइम को एज ए एक्शन लेना है और सिंस के बाद उस पॉइंट ऑफ टाइम या उस एक्शन के टाइम से बाद की जो है चर्चा करनी है, तो हम जिस एक्शन की चर्चा करना चाहते हैं उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो ऐसे में जैसे यहाँ पे सिंस इस्तेमाल किया गया है, ये हो गया ना कि इट इज नाउ 5 ईयर्स, 5 साल हो चुके हैं। कब से 5 साल हो चुके हैं? ये बता रहा है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये रिफर कर रहा है एक एक्शन को। वो कौन सा एक्शन है? जब मैंने दिल्ली विजिट किया था, क्योंकि ये पुराने समय के एक एक्शन को, उस पॉइंट को मेंशन करना चाहता है। तो अगर कोई एक्शन, एक्शन क्या है? मेरा दिल्ली विजिट करना, मेरा उस दिल्ली विजिट करने का जो टाइम है वो उसको पॉइंट ले रहा है। तो ऐसे में इस एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो आई विजिट दिल्ली की जगह होगा आई विजिटेड दिल्ली, आई विजिटेड दिल्ली। इसको फॉर्मुलेट भी किया जाता है। इसको जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझने में दिक्कत होती है, बार बार दिक्कत होती है, तो उनको टेंस के चैप्टर में फॉर्मूला में डाल दिया जाता है। फॉर्मूला में डाल के क्या बताया जाता है, मैं फॉर्मूला भी एक बार आपको लिख देता हूं। फॉर्मूला इसका कुछ ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला ऊपर लिख देता हूं। ऐसा होता है, सिंस के साथ हम क्या करते हैं? सिंस के बाद हम पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, और इसके पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा भी होता है। इसका दूसरा वर्जन भी होता है कि सिंस के बाद पास्ट परफेक्ट लिखते हैं, कॉमा लगा के इस वाले सेक्शन को बाद में भी लिख देते हैं। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये समझने वाली बात है कि अगर किसी एक्शन को, किसी पास्ट के एक्शन को अगर पॉइंट ऑफ टाइम में बताना है, तो उस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट में, ये फॉर्मूला होता है। समझ में आया?
सिंस आई विजिटेड दिल्ली, सिंस आई विजिटेड जयपुर, सिंस आई विजिटेड हेयर, सिंस आई प्लेड दैट लास्ट मैच। तो ये जो हम मेंशन करते हैं, टाइम मेंशन करते हैं, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि वो मैंने कोई काम किया था, बहुत समय हो गया उस काम से, तब तक मैंने वो काम नहीं किया है। समझ में आया? तो वो काम मैंने उस टाइम पे किया था, अब उस काम की चर्चा करना चाहता हूं, तो प्रेजेंट में चर्चा कर रहा हूं, पर रेफरेंस में जो टाइम दे रहा हूं वो पास्ट का टाइम दे रहा हूं। तो पास्ट का टाइम रेफरेंस में देने के लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है अगर वो एक्शन को ले रहे हैं किसी हम। समझ में आई बात? तो ये एक चीज है जो टेंस के चैप्टर में मैं दोबारा से कवर करूंगा। अगला है सी स्टॉप्ड सिंगिंग एज सुन एज द टेलीफोन रिंग्स। देखो ध्यान से देखो, सी स्टॉप्ड सिंगिंग, उसने गाना गाना बंद कर दिया, एज सुन एज द टेलीफोन रिंग्स, जैसे ही घंटी बजी। तो भाई जब घंटी बजी उसी समय अगर उसने गाना गाना बंद कर दिया, तो भाई जो एक्शन है उसका जो टाइमलाइन है वो तो सेम हो गया, टाइमलाइन सेम हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हमने पास्ट इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पे प्रेजेंट इस्तेमाल कर दिया, तो रिंग्स की जगह अगर हम रैंक कर देंगे तो दोनों पास में हो जाएंगे। अगला है दे केम हियर इन द इवनिंग एंड बिगिन मेकिंग अरेंजमेंट्स। दे केम हियर, अब हम केम की बात कर रहे हैं तो ये V2 है, पास्ट की बात हो रही है। वो आए कहाँ? पास्ट में, शाम में, और उसी समय में, उसी टाइम फ्रेम में क्या की? अरेंजमेंट करने लगे। तो दे बिगिन की जगह क्या होगा? बिगिन मेकिंग अरेंजमेंट, इसको V2 में डालना पड़ेगा। अगला है इट बीइंग ए रेनी डे आई विल डिसाइड टू स्किप वर्क। जब हम इट बीइंग का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये फ्रेज इस्तेमाल होता है किसी काम को कंप्लीट होने के, और इसको भी इसके बाद हम पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद हम जो है विल का इस्तेमाल नहीं करते। तो इट बीइंग ए रेनी डे आई डिसाइड टू स्किप वर्क, ये विल डिसाइड की जगह क्या होगा? ये होगा आई डिसाइड टू स्किप वर्क। इट बीइंग का ध्यान रखिएगा, इट बीइंग का इस्तेमाल हुआ है कि इट बीइंग ए रेनी डे। इट बीइंग का जो इस्तेमाल होता है वो इसीलिए इस्तेमाल होता है भैया कि ये हो चुका है, मतलब आज जो है बारिश होने की वजह से, मतलब बारिश होने का जो काम है वो पास में हो चुका है। तो आगे इसकी जो बात लिखते हैं ना कि हमने डिसाइड किया कि हम काम पे नहीं जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, इट बीइंग ए रेनी डे आई डिसाइड टू स्किप वर्क, इसके आगे का हिस्सा। यहाँ पे हम कभी भी विल सेल का इस्तेमाल नहीं करते, फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करते, इस बात का ध्यान रखिए। तो इट बीइंग के साथ आगे चल के हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट बीइंग लेट, देर हो चुकी है। वी रिटर्न होम की जगह वी रिटर्न होम होना चाहिए। इट बीइंग संडे द मार्केट वॉज क्लोज, नहीं, मार्केट इज क्लोज होगा। इट बीइंग कोल्ड सी स्टेड इनसाइड, स्टेड नहीं होगा, स्टेज होगा। तो ध्यान रखिए, इट बीइंग के साथ आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो कि इट बीइंग लेट हो चुका है, इट बीइंग संडे हो चुका था, मतलब संडे होने की वजह से, देर होने की वजह से, कोल्ड ठंड होने की वजह से। इसके बाद आगे की जो बात रखते हो इट बीइंग के साथ, आप हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। सिंपल टर्म में याद रखो, आप सिंपल टर्म में याद रखोगे आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। 4 क्वेश्चन अगर पैटर्न में याद रख लोगे तो आपको बहुत सही से याद रह जाएगा। इसके बाद ये रहा आपका होमवर्क, ठीक है ना। कुछ 10 एक क्वेश्चन है, इन 10 एक क्वेश्चन के जवाब जो है आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, और इसके बाद इसका सोल्यूशन अगली क्लास में मैं लेके आऊँगा जो है। तो आज की इस क्लास को जो है ज्वाइन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप में से बच्चे जो है सारे के सारे जो लोग हैं वैसे CGL, CPO, CHSL का एक क्वालिटी कोर्स जो है अगर देख रहे हैं, तो मैंने SSC प्रो पास के नाम से एक पूरा पास बना रखा है, जिसमें CGL का बैच, CHSL का बैच, MTS का बैच, स्टेनो का बैच। आपको अलग अलग बाई करने की जरूरत नहीं है, इस पास के थ्रू जो है ऐप पे जाके आप वो कर सकते हो। अगर आप इनको अलग अलग बाई करोगे तो वर्थ ऑफ 14,000 कंटेंट है, जिसके अंदर किताबें, मॉक टेस्ट और लगभग सारे कोर्स है, तो पूरा पास ही क्रिएट कर दिया है। और ये 14,000 का नहीं मिलेगा, ये समथिंग कुछ 2,000 रुपये का मिलेगा, और आप वहाँ से जाके बाई कर सकते हो। अगर कोई इंडिविजुअल कोर्सेज, अच्छा प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है, 2,000 रुपये का प्राइस पॉइंट है। उसके बाद अगर आप SSC CGL का स्पेशली पूरा फुल कोर्स, डेडिकेटेड कोर्स लेना चाहते हो तो 999 का होगा, और अगर CPO का कोर्स अगले साल के लिए लेना चाहते हो, अगले आने वाले एग्जाम के लिए, तो 999 का होगा। इसी तरीके से वहाँ जाके और बहुत सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये वापस से अगर वोकैब में परेशानी है तो वोकैब की ये 90 डेज प्लानर है। ये इस तरीके से मैंने प्लान किया है कि प्रीवियस ईयर के वोकैब सिस्टमेटिक ढंग से 90 दिन में आप तैयार कर सकते हो। इसकी भी अगर रेटिंग जाके देखोगे, पढ़ोगे वहाँ पे, तो आपको किताब की खास बात देखने को मिली। बहुत औसम किताब है यार, बहुत तारीफ कर रखा है लोगों ने। मतलब जितनी भी किताबें मैंने लिखी ना, और वो बहुत मेहनत करके लिखी है, और जब आपके हाथ में वो किताब जाएगा, जब पढ़ाई करोगे, फिर आपको इंप्रूवमेंट समझ में आएगा।
तो आज की इस क्लास में इतना ही है। क्लास अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इस सीरीज़ को ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा आने वाली क्लासेस में, और मैं आपकी बहुत सारी मदद करने वाला हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।